हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज हब। आज हम ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में है, जो कि अकाउंट्स का है। अकाउंट्स का ये वीडियो है। तो इसमें हम अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फार्म का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स टू कैरी ऑन ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन है सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। तो मतलब पार्टनरशिप एक बिजनेस है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि आपस में एक बिजनेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉसेस होगा बांटेंगे, सब मिलजुल कर बिजनेस को चलाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप शुरू क्यों हुआ। तो बेसिकली सोल ट्रेड बिजनेस में कुछ वीकनेस थे या लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हुआ। जैसे कैपिटल का शॉर्टेज था, रिस्क ज़्यादा लेने में समर्थ नहीं था। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हुआ। तो आइए हम पहले देखते हैं सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब इसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है कुछ व्यक्तियों के बीच में, जो लोग एग्री करते हैं या एक एग्रीमेंट करते हैं कि सब मिलकर एक बिजनेस करेंगे और जो कुछ भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होगा आपस में बांटेंगे। देन इसमें लास्ट पॉइंट जो है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि आइदर सब पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर सकते हैं या फिर कुछ पार्टनर्स को जिम्मेदारी दिया जा सकता है बिजनेस को चलाने का। मतलब सभी पार्टनर सहमत होंगे, कुछ व्यक्तियों को कहेंगे कि आप लोग बिजनेस चलाइए। अब आता है एसेंशियल फीचर्स या एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर्स है 2 और मोर पर्सन। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बट द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू 100। देखिए, कोई भी पार्टनरशिप एक व्यक्ति के द्वारा शुरू नहीं हो सकता, कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे। इस बारे में पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी नहीं कहा गया है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 64 कहता है कि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स होंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और उसमें अलाउ किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे। फिलहाल वो 50 तक लिमिटेड है। नेक्स्ट फीचर है एग्रीमेंट। Partnership is the result of an agreement. It must come into existence by an agreement and not by the operation of law. In the contrary, Hindu undivided family comes into existence by the operation of law and not by an agreement. Such an agreement can be either oral or in writing. The agreement forms the basis of mutual rights and duties of partner. अच्छा देखिए, एग्रीमेंट मतलब क्या। मतलब पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, और सहमति की वजह से या एग्रीमेंट की वजह से पार्टनरशिप बनता है, ना कि ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या, किसी कानून की एक्टिविटीज़ या कानून को कार्यकारी होने की वजह से जो रिलेशन बनते हैं वो ऑपरेशन ऑफ लॉ कहते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में होता है कि कोई भी व्यक्ति जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म लेता है तो अपने आप उस फैमिली का मेंबर बन जाता है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है। जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगा पार्टनरशिप शुरू नहीं हो सकता। वो जो एग्रीमेंट है वो ओरल या रिटन फॉर्म में हो सकता है। ओरल मतलब क्या, मौखिक तौर पर हो सकता है, या रिटन फॉर्म लिखित आकार में हो सकता है। रिटन फॉर्म में अगर हो तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब कहता है कि एग्रीमेंट कौन करेगा। दोज हु आर कॉम्पिटेंट टू मेक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो लोग एग्रीमेंट करने के योग्य हैं वो लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन लोग इसके लिए कैपेबल नहीं है या नॉट अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट और मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो लोग की जिनको कि कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार नहीं है। पहला है माइनर, सेकेंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन हु इज डिसअलाउड बाय लॉ। मतलब 3 व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सब एग्रीमेंट कर सकते हैं। माइनर मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल से कम हो, 18 ईयर्स से कम हो, वो माइनर है, उसको एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं है। सेकंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसका दिमाग खराब हो, जिसका
ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा हो, उसको एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं है। और तीसरा पर्सन आता है पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। अगर कोई भी कानून किसी व्यक्ति को एग्रीमेंट करने का अधिकार छीन लेता है तो उसे हम पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ कहते हैं। तो इन 3 लोगों को छोड़ के बाकी कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है, पार्टनरशिप क्रिएट कर सकता है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। Partnership can be formed for the purpose of carrying on some business with the intention of earning profit, and such business must be legal. A joint ownership of some property by itself cannot be called a partnership. पार्टनरशिप किसी तरह का बिजनेस करने के लिए होना चाहिए, किसी तरह का प्रॉफिट करने की इच्छा से पार्टनरशिप शुरू होना चाहिए, और वो जो बिजनेस है वो भी लीगल होना चाहिए। मतलब हम बिजनेस करने के लिए अगर एग्रीमेंट करें तो पार्टनरशिप होगा, उसमें प्रॉफिट अर्निंग की मोटिव होना चाहिए और वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई इलीगल बिजनेस के लिए एग्रीमेंट होता है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। उसी तरह अगर जॉइंट किसी प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर है, एक से ज़्यादा ओनर है, तो भी उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। The agreement between partner must be aimed at sharing the profits of the business. If some person joins hands to run some charitable activity, it will not be called partnership. Further, if a partner is deprived of his right to share the profits of the business, he cannot be called a partner. But it is not necessary that all the partners should share the losses also. It may be agreed between the partners that one or more of them shall not be liable for losses. देखिए, पार्टनरशिप शुरू होने के लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब पार्टनर्स में आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए बिजनेस के प्रॉफिट्स को बांटने का। लेकिन अगर कुछ व्यक्ति मिलकर कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो उसे पार्टनरशिप नहीं कर सकते। उसी तरह किसी भी पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट पाने के अधिकार से रोका नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो उसे पार्टनर नहीं कहा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स को केवल प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लॉसेस में नहीं मिलेगा। अगर बाकी सब पार्टनर सहमत हों तो ये पॉसिबल है। देन रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल मतलब जिसके लिए कोई व्यक्ति काम करता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और एजेंट उसे कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है। सपोज मान लेते हैं कि ए पर्सन है, ए और बी 2 पर्सन है। ए व्यक्ति अगर बी के लिए काम कर रहा है और जिसकी जिम्मेदारी बी पर है, तो ए को एजेंट कहा जाएगा और बी को प्रिंसिपल कहा जाएगा। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, एंड ए प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। देखिए, हर एक पार्टनर पार्टनरशिप का एजेंट है, क्योंकि हर एक पार्टनर पार्टनरशिप के लिए काम करेगा और उसके काम की वजह से जो भी उसका इफेक्ट होगा उसके लिए सभी पार्टनर जिम्मेदार होंगे। देन बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। इसमें कहा गया है कि सभी पार्टनर्स को पार्टनरशिप में काम करने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार, और उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से वो पार्टनरशिप के लिए जो भी करेंगे उसके लिए बाकी सभी पार्टनर जिम्मेदार होंगे। अच्छा, ये जो एसेंशियल फीचर्स हमने देखा हर एक पार्टनरशिप में होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी फीचर मिसिंग हो तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार हैं। एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। मतलब हर एक पार्टनर को ये अधिकार है कि बाकी पार्टनर्स के साथ उनके द्वारा पहले से एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांटेंगे। एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर को ये अधिकार है कि बिजनेस के काम में भाग ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी मैटर हो या कोई भी डिसीजन हो, उसको लेने से पहले हर एक पार्टनर से कंसल्ट किया जाएगा, उससे बातचीत करने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर एक पार्टनर को ये अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है, ज़रूरत पड़ी तो उसमें से कॉपी भी रख सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए, अगर कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो किसी भी नए व्यक्ति को एडमिशन पार्टनर के तौर पर एडमिशन देने से डिसअलाउ कर सकता है, विरोध कर सकता है। एवरी पार्टनर इज़ द जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप की जो भी संपत्ति है या एसेट्स है या प्रॉपर्टी है,
हर एक पार्टनर उसका जॉइंट ओनर है। इफ ए पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म ही हैज़ ए राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड इट इज़ पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल के सिवा एक्स्ट्रा कुछ फंड्स इन्वेस्ट करता है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फर्म में, तो उसे लोन ऑफ पार्टनर कहा जाएगा और उसको एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर पहले से पार्टनर्स लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा उस बारे में कोई एग्रीमेंट ना हो तो उस केस में पार्टनर्स लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट दिया जाएगा। इफ़ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस and makes payment on behalf of the firm, he has the right to be indemnified with the firm। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए अपने हाथों से कुछ पैसा देता है तो पार्टनरशिप फर्म की ये जिम्मेदारी है कि वो पैसा वो भरपाई करेगा, मीन्स पार्टनरशिप फर्म उतना पैसा उस पार्टनर को देगा। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। मतलब कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर कर सकता है बाकी पार्टनर्स को नोटिस देके। अच्छा, अब आता है पार्टनरशिप डीड। ये चीज़ क्या है? मीन्स द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मतलब पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? जब पार्टनर्स के बीच कोई रिटन एग्रीमेंट होता है तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। देन इट कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। मतलब हमारे पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, मतलब किस जगह पर उसका हेड ऑफिस है वो लिखा जाएगा। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। हर एक पार्टनर का नाम और एड्रेस पार्टनरशिप डीड में रहेगा। दैन टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू। पार्टनरशिप फर्म किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाएगा कि हर एक पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और वो जो कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा वो फिक्स्ड मेथड में होगा या फ्लक्चुएटिंग मेथड में वो लिखा जाएगा। दैन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पार्टनरशिप डीड में अगर ये लिखा जाए इससे मतलब लिखा जाएगा कि पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं, अगर दिया जाएगा तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पर। देन ड्राइंग्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। मतलब पार्टनर जो पैसा या गुड्स बिजनेस से लेते हैं उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाएगा कि कितना वैल्यू या पैसा एक पार्टनर 1 ईयर में विथड्रॉ कर सकता है पर्सनल यूज़ के लिए। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाएगा कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा या नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। दैन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर। तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशियो में बांटा जाएगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। देन आता है सैलरी, वेदर एनी पार्टनर विल बी पेड सैलरी फॉर द वर्क डन बाय हिम, इफ सो हाउ मच। मतलब पार्टनर कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर जो कि बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं उसके कोई सैलरी दिया जाएगा या नहीं, अगर दिया जाएगा तो कितने रुपीज़ दिया जाएगा वो भी लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब जब एक नया व्यक्ति पार्टनर बनता है उसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कहते हैं, और जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से अलग होता है उसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं। अब गुडविल क्या है? द पावर ऑफ बिजनेस विच अट्रैक्ट कस्टमर्स टुवर्ड्स द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। मतलब किसी बिजनेस की वो शक्ति जिसकी वजह से कस्टमर उस पर्टिकुलर बिजनेस की ओर खींचे चले आते हैं और बिजनेस का अर्निंग बढ़ता है उसे हम गुडविल कहते हैं। तो जनरली जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है गुडविल वैल्यूएशन किया जाता है। तो पार्टनरशिप डीड में मेथड लिखा जाएगा किस तरीके से गुडविल को वैल्यूएशन किया जाएगा। देन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, the period for which the final documents of the firm are to be prepared, whether yearly, half yearly, and the date on which accounts are to be closed every year। तो देखिए अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या, जितने पीरियड के लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। जनरली 1 ईयर का होता है। तो पार्टनरशिप डीड में अकाउंटिंग ईयर का पीरियड लिखा जाएगा और किस पर्टिकुलर तारीख में
मतलब ईयर एंड अकाउंट क्लोज किया जाएगा वो भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फार्म्स अकाउंट एंड सेफ कस्टडी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ फार्म। अच्छा, अब आता है पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाएगा कि हम पार्टनरशिप फार्म का जो अकाउंट्स है वो किस तरह से मेंटेन करेंगे, उसका सुरक्षा के लिए क्या क्या, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेफ कस्टडी के लिए क्या किया जाएगा, उस बारे में भी डिटेल्स होगा। देन ऑडिटिंग, वेदर द फर्म्स बुक विल बी ऑडिटेड और नॉट, इफ सो द मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। ऑडिटिंग मीन्स चेकिंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स, मतलब किसी भी बिजनेस का जो अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है वो कितना ट्रू और फेयर व्यू देता है, उसको जानने का जो तरीका है उसे ऑडिटिंग कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाएगा कि पार्टनरशिप का अकाउंट्स ऑडिट किया जाएगा या नहीं, अगर किया जाएगा तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा। दैन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस पर्टिकुलर तारीख में पार्टनरशिप फॉर्म शुरू होगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज़ बीन एस्टेब्लिश एंड द मोड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या, जनरली फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप केस में ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप लिखने की आवश्यकता है। मतलब फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप क्या है, ऐसा पार्टनरशिप जो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए शुरू किया गया हो, मतलब पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्ति एक पार्टनरशिप शुरू करें 10 ईयर्स के लिए, तो वो फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप कहा जाएगा। तो अगर फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप है तो वो कितने टाइम के लिए चलेगा उसका डिटेल्स हमको पार्टनरशिप डीड में देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ पार्टनरशिप डिसॉल्व करने का तरीका, किस तरह पार्टनरशिप को क्लोज किया जाएगा, उसका प्रोसीजर भी पार्टनरशिप डीड में दिया जाएगा। देन यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गर्नर वर्सेस मूरी, वेदर डिसीजन इन द केस ऑफ गर्नर एंड मूरी इज टू अप्लाई इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अच्छा, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का मतलब है कि जब कोई पार्टनर्स का लाइबिलिटी उसके एसेट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं। तो उस केस में गर्नर वर्सेस मोरी का जो केस लॉ है उसका जो डिसीजन है वो अप्लाई किया जाएगा या नहीं, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में गर्नर वर्सेस मोरी का डिसीजन को हम अप्लाई करेंगे या नहीं। दैन बैंक अकाउंट्स, वेदर द अकाउंट्स इन द बैंक विल बी ओपन इन फार्म्स नेम और इन सम फार्म्स नेम, in some partners name, who will have the right to sign the checks। अब पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा जाएगा कि किस पर्टिकुलर बैंक में हम पार्टनरशिप का अकाउंट्स खोलेंगे। वो जो अकाउंट खोला जाएगा पार्टनरशिप फार्म के नाम पर खोला जाएगा या किसी पर्टिकुलर पार्टनर के नाम पर खोला जाएगा, वो भी लिखा जाएगा। उसके साथ ही साथ पार्टनरशिप से रिलेटेड चेक जो है उसको साइन करने का अधिकार किसे रहेगा। दैन रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब हम कोई नए पार्टनर को एडमिशन देंगे तो कौन से रूल को फॉलो किया जाएगा। दैन रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, मतलब पार्टनरशिप का रिटायरमेंट के टाइम किस तरह के रूल्स को फॉलो किया जाएगा। मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर या डेथ होता है उस केस में किस तरह उस पर्टिकुलर पार्टनर का हिस्सा या शेयर कैलकुलेट किया जाएगा, किस तरह उसको पेमेंट किया जाएगा, उसका प्रोसीजर पार्टनरशिप डीड में दिया जाएगा। देन आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर हाउ द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व्ड, वेदर आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड। अगर मान लीजिए पार्टनर्स के बीच किसी पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट होता है तो वो किस तरह सॉल्व किया जाएगा, उसका प्रोसीजर पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आर्बिट्रेटर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा या नहीं, उस बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। ये तो हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड हर एक पार्टनर का राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज़ को रेगुलेट करता है, वो नियंत्रित करता है। It helps to avoid any misunderstanding amongst the partners because all the terms and conditions of partnership deed have been laid down beforehand in the deed। तो पार्टनरशिप डीड में पहले से ही पार्टनरशिप फॉर्म का सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया रहता है, जिसकी वजह से पार्टनर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जा सकता है। Then any dispute among partners may be settled easily as the partnership deed may be readily referred to। अगर सपोज किसी वजह से पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो रिटन पार्टनरशिप डीड होने से फ़ायदा ये होगा कि हम उस पार्टनरशिप डीड को रिफ़र करके उनके डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप डीड होगा वो रिटन फॉर्म में होना अच्छा है
और हर एक पार्टनर का उसमें साइन होगा, रजिस्टर किया जाना चाहिए। अच्छा, अब आता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास अवेलेबल ना हो तो क्या क्या रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग रूल्स विल बी अप्लाइड। अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल ना हो या फिर उसमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ना हो तो ये सब जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लागू होंगे। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, किन किन केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लागू होंगे। फर्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर कुछ नहीं कहा गया हो तो सभी पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होगा वो इक्वली शेयर करेंगे, समान समान शेयर करेंगे, चाहे उनका कैपिटल ज़्यादा कम हो सकता है। Then interest on capital. No interest on capital shall be allowed to partner if there is a provision of interest on capital in partnership deed. It will be allowed only when there is profit. तो पहली बात है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा गया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा मतलब अलाउ किया जा सकता है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रॉफिट्स हुआ हो तभी उनको उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। मतलब ड्राइंग्स पर किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा गया हो तो। देन सैलरी टू ए पार्टनर। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म्स बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर सैलरी कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा गया हो तो उस केस में किसी भी पार्टनर को किसी तरह का सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum is to be allowed on partners loan to the firm. Such interest shall be paid even if there are losses to the firm. तो अगर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो उस केस में पार्टनर्स लोन पर 6% पर एनम रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर इवन पार्टनरशिप का लॉस हो तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाएगा। देन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। मतलब अगर हम कोई नए व्यक्ति को पार्टनरशिप में पार्टनर के तौर पर एडमिशन देना चाहते हैं तो हमें सभी पार्टनर्स की अनुमति लेनी पड़ेगी, उनकी सहमति होने पर ही किसी व्यक्ति को पार्टनर के तौर पर एडमिशन दिया जा सकता है। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर को पार्टनरशिप बिजनेस में भाग लेने का अधिकार है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम। हर एक पार्टनर अगर चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो देख सकता है, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, चाहे तो उसका कॉपी भी ले सकता है। अच्छा, ये तो था हमारा वो सब सिचुएशन जहाँ पर कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो और वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल्स एप्लीकेबल होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपका आवश्यकता पूरी करेगा। इसलिए आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनका भी बेनिफिट हो सके। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियोस है आपको मिल सके और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस पार्ट में हम इतना में ही रोकेंगे, बाकी जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है वो हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के सेकंड वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।